Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about collection and preservation of clinical samples. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हम टॉपिक में कुछ क्लिनिकल सैंपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं एंड हाउ वी कैन कलेक्ट देम, हाउ वी कैन स्टोर देम, ऑन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन, ओके, एंड प्रिजर्वेशन क्या रहेगा। आज इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं that what is specimen. So a sample or specimen is defined as a small quantity, whole, and is used for carrying out laboratory investigations. So जिस भी चीज़ से हम laboratory investigation करते हैं, टेस्ट को डन करते हैं, that is known as sample or specimen. अब वो जो चीज़ है वो स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकती है, ठीक है, वो होल स्पेसिमेन भी हो सकता है एंड वो उसका छोटा सा पोर्शन भी हो सकता है, दैट इज नोन एज सैंपल और स्पेसिमेन। जैसे कि अगर बायोकेमिस्ट्री में बात करें तो यूरिन का सैंपल हो गया, स्टूल का सैंपल्स हो गया, ब्लड का सैंपल हो गया, राइट। एंड अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में बात करें स्क्रैपिंग के मटेरियल्स हो जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में बात करें देन वी हैव दी स्पेसिमेंस लाइक गॉल ब्लैडर का स्पेसिमेन हो गया, यूट्रस का स्पेसिमेन हो गया, अब बायोप्सीज के स्पेसिमेन हो गए, कैलकुलाइज हो गए। ऑल ऑफ दीज आर स्पेसिमेंस एंड सैंपल्स जिसकी हेल्प से हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस को डन करते हैं। दिस इज नोन एज सैंपल और स्पेसिमेन। नाउ एक टॉपिक आता है रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन। देखिए रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन क्या है, जहाँ पर पेशेंट आपकी लैब में आएगा तो सबसे पहले वो रिसेप्शन पे जाएगा स्पेसिमेन के, वहाँ पे अपना सैंपल को सबमिट करवाएगा। This is the first step to receive the sample in laboratory. Reception of specimen क्या है, ये पहला स्टेप होता है जहाँ पर लेबोरेटरी में सैंपल को रिसीव किया जाता है। एंड आफ्टर रिसीविंग के बाद द स्पेसिमेन इज चेक्ड एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। उसके बाद स्पेसिमेन को बहुत सारी चीज़ों के लिए चेक किया जाता है, जैसे कि द कंटेनर इज क्लियरली लेबल्ड, कंटेनर के ऊपर लेबलिंग है या नहीं है, अगर लेबलिंग है तो वो क्लियरली विजिबल है या नहीं है। आफ्टर दैट अ कंप्लेंट बाय अ कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर्म, और जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल्ड अप है या नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो कंप्लीट फॉर्म पे जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसके ऊपर जो पेशेंट का नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है, वो सेम हमारे जो सैम्पल कंटेनर होता है उसके ऊपर भी मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दो नाम के पेशेंट हो सकते हैं लेकिन दो आईडी नंबर के पेशेंट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा अलग होता है फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट। ओके, देन देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके तहत हमें सैंपल को सेफली कलेक्ट करना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए इन प्रेजेंट एरा, आज के दौरान में, आज के जो करंटली एरा चल रहा है, देखिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। देयर आर ए लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस आ गई हैं, दैट इज़ बोथ मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल्स। जितने भी मेडिकल पर्सनल्स होते हैं या पैरामेडिकल पर्सनल्स होते हैं जो भी लैब में वर्क कर रहे हैं, दे आर नोन एज पैरामेडिकल। एंड जो मेडिकली जैसे नर्सेज हो गई और भी क्लिनिशियंस, फिजिशियंस, ये सब हो गए। इन सभी को शुड हैव टू टेक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, उनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल डीलिंग विद क्लिनिकल मटेरियल। जब भी आप क्लिनिकल मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि ग्लव्स वेयर करें, मास्क वियर करे, गोगल्स वियर करे, एप्रन जरूर वियर करे। ओके, बेयर हैंड, बेयर फुट आपको लैब के अंदर विजिट नहीं करना चाहिए, दैट आप ये सब चीज़ों को लेने के बाद क्या है कि इन्फेक्शन से फ्री रह सकते हैं, आपको कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, आपको कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, now let us discuss about the types of specimen in the biochemistry lab. We have 4 types of specimen like blood, urine, stool and body fluids. आज इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या ये एक्चुअल में होते क्या हैं, इनकी कलेक्शन कैसे करनी है, कलेक्शन करने के बाद प्रिजर्व कैसे करना है, एंड इसका यूज़ क्या है।
ब्लड के बारे में पहले बात करते हैं. सो ऑल वी एज नोज दैट ब्लड इज अ क्लोज्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन अ क्लोज सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के क्लोज सिस्टम मतलब वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करता है. अबाउट 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 लीटर तक का ब्लड प्रेजेंट रहता है. ब्लड कलेक्शन के मेथड्स के बारे में बात करें तो दो तरीके से हम इसको ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं. एक होता है फिंगर प्रिक मेथड एंड सेकंड वन इज वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड. जो फिंगर प्रिक मेथड होता है वो जब हमें थोड़े अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है एंड इमीडिएटली हम टेस्ट को परफॉर्म करने वाले होते हैं, तब हम फिंगर प्रिक मेथड को या फिर फिंगर प्रिक मेथड को यूज़ करते हैं. बट when we required a large quantity of blood sample, so उसके लिए हमें वेनस ब्लड टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है. तो दोनों के बारे में ही डिटेल स्टडी ले लीजिए. सो देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्टली finger prick method. So it is a method in which blood is collected by pricking the tip of the finger. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फिंगर की टिप, ईयर लोब एंड इन केस ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, ईयर लोब इन्फेंट्स के केस में क्या करते हैं, या फिर हील भी ले सकते हैं, इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम हील ऑल्सो, ठीक है. सो इनके जो टिप्स होती हैं वहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिक करते हैं, ठीक है, with the help of lancet. However, the most convenient place is to prick a finger. सबसे ज़्यादा convenience place जो होती है हमारी, वो जो रिंग फिंगर होती है, यहाँ पे हम कर सकते हैं prick. Okay. It is used when only few drops of blood is required. ये कब किया जाता है, जब हमें थोड़े अमाउंट का ब्लड रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसीजर, ठीक है. एंड अब इसको देखिए मेथड कैसे है, इसको कलेक्ट कैसे करना है. सो फर्स्टली क्लीन द साइट एंड ड्राई. आपने जहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है उस साइड को क्लीन करें एंड ड्राई ज़रूर करें. क्लीन करने के लिए आप उसका सेपरेट का यूज़ ज़रूर करें एंड उसके बाद ड्राई ज़रूर करें. उसके बाद यूजिंग लेंसेट ले एंड साइड को प्रिक करें. कलेक्ट द ब्लड ड्रॉप्स आफ्टर डिस्कार्डिंग द फर्स्ट ड्रॉप. अब क्या करना है, जो फिंगर प्रिक के बाद फर्स्ट ड्रॉप जो आता है उसको डिस्कार्ड ज़रूर करें, क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप होता है वो टिश्यू फ्लूइड के साथ कंटेमिनेटेड रहता है. सो उसकी वजह से एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, रिजल्ट में. सो हमें फर्स्ट ड्रॉप को हमेशा रिमूव करना है एंड सेकेंड ड्रॉप से सैंपल कलेक्शन स्टार्ट करना है. प्लेस द कॉटन स्वैब ऑन द कलेक्शन साइड. जितना आपको अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए वो लेने के बाद जो कलेक्शन साइड है उसके ऊपर कॉटन को प्लेस कर दें, सो दैट ब्लड जो रिलीज हो रहा है वो स्टॉप हो जाए. सो दैट वाज द फिंगर प्रिक मेथड. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेनस ब्लड कलेक्शन. सो ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन ऑफ पेशेंट. ब्लड जो है पेशेंट की वेन से कलेक्ट किया जाता है. इसमें द ब्लड इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम सुपरफिशियल वेन. जो ब्लड होता है वो सुपरफिशियल वेन से कलेक्ट किया जाता है मेनली. सुपरफिशियल वेन्स कौन सी होती है, जो ऊपर की तरफ हमें दिख रही होती है, ठीक है, जो सुपरफिशियली होती है, जो ऊपर की तरफ होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीडियम सिफेलिक वेन या फिर बेसिलिक वेन. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एरिया है मीडियम कोबॉइटल फोसा, ठीक है, जहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं. एंड यहाँ पे वेन्स होती हैं. सो बेसिलिक वेन एंड सिफेलिक वेन ये होती है, ये बहुत प्रोमिनेंट होती है, सुपरफिशियल होती है, थोड़ी थिक होती है. सो यहाँ से सैंपल कलेक्शन करना बहुत ईजी होता है एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड. वेनस ब्लड को हम तब करते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है. Now let us discuss about the procedure behind the venous blood collection. So clean the selected area with alcohol swab. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल स्वैब लेना है, सिलेक्टेड एरिया को क्लीन करो. ओके, पहले आपने सिलेक्ट करनी है एरिया कि हम कौन सी वेन से ब्लड सैंपल लेने वाले हैं एंड उसके बाद उसको क्लीन अप करें. क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के आर्म पे टॉर्निक्यूट को अप्लाई करेंगे, ठीक है. उसके बाद पेनिट्रेट द वेन एट 20 to 30 डिग्री एंगल ऑफ द नीडल. उसके बाद निडल के वेन के अंदर हमने निडल को पेनिट्रेट करना है 20 to 30 डिग्री एंगल के बिहाफ पे. नाउ कलेक्ट द ब्लड एज पर रिक्वायरमेंट इन द एप्रोप्रिएट ट्यूब. उसके बाद जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड की हमें ज़रूरत है वो एप्रोप्रिएट ट्यूब में रिक्वायर्ड, जो एप्रोप्रिएट ट्यूब है, जैसे ईडीटी में चाहिए, प्लेन वाइल में चाहिए, सोडियम सिट्रेट में चाहिए, उतने अमाउंट ऑफ ब्लड ले लें. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे टॉर्निक्यूट को. रिलीज़ करने के बाद हम कॉटन स्वैब को लेंगे एंड उसको प्लेस करेंगे ऑन द साइट ऑफ वेन पंक्चर. वेन पंक्चर की साइड पे प्लेस करेंगे एंड निडल को बाहर निकालेंगे. जितना
और उसको पुश करना है, ठीक है। पुश करने से क्या होगा, जो ब्लड निकल रहा था वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। नाउ ब्लड स्पेसिमेन ले तो लिया, हाउ वी कैन प्रिजर्व इट। सो ब्लड इज प्रिजर्व्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी पर्पसेस के लिए। एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड फॉर ब्लड प्रिजर्वेशन। ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि ईडीटीए जो कि ब्लड को हीमोग्राम के लिए प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, कंप्लीट हीमोग्राम, डीएलसी, टीएलसी, एचबी, रेटिक काउंट, इन सब के लिए। एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट जैसे कि कोआगुलेशन स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे बहुत तरीके के एंटीकोगुलेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वार्म अप द प्रिजर्व ब्लड टू रूम टेम्परेचर एंड मिक्स बाय रोटेशन बिफोर यूज। अब जब आप डायग्नोज करने वाले हैं उससे पहले सैंपल को बाहर निकालें, ठीक है, एंड उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, वार्म अप होने दें, एंड रोटेटर का यूज करें फॉर मिक्सिंग दैम, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स विल बी गेट सेटल डाउन। Now let us talk about the urine sample. Now what is urine? So urine is a liquid waste product. जो यूरिन होता है वो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ द बॉडी सेक्रेटेड बाय किडनी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। एंड ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड हमारी जो किडनी होती है उससे ये सेक्रेट आउट होता है, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, किडनी के अंदर जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन। जब ये फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो ये यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, जिसको प्रोसेस को हम यूरिनेशन कह देते हैं। सो यूरिन स्पेसिमेन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। यूरिन स्पेसिमेन को क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। इससे बहुत सारी बीमारी के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। अ करेक्ट यूरिन रिजल्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलेक्शन मेथड, टाइमिंग एंड हैंडलिंग। अगर आप सैंपल के कलेक्शन का मेथड बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, टाइमिंगली कर रहे हैं, हैंडल उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा आएगा। अगर आप इन तीन जो चीज़ों में गड़बड़ कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। नाउ कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन को कलेक्ट कैसे करना है। सो यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन अ क्लीन ड्राई कंटेनर, शुड बी एग्जामिन्ड फ्रेश। यूरिन सैंपल होता है वो क्लीन ड्राई कंटेनर में लेना चाहिए हमेशा, और फ्रेशली एग्जामिन करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, यूरिन के बहुत तरीके के स्पेसिमेन होते हैं, टाइमिंगली के अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए पहला होता है अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन, ठीक है, देन रैंडम स्पेसिमेन कभी भी ले लिया, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन खाना खाने के बाद ले लिया, 24 आवर्स का स्पेसिमेन, ठीक है, एंड मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन, मतलब कि जो फ्लो होता है यूरिन का, स्मॉल पोर्शन हमने फ्लश आउट कर दिया, जो मिड का पोर्शन था वो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंटामिनेशन नहीं आती है। सो देखिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में देख लीजिए। अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन के बारे में बात करें, सो स्पेसिमेन ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ डे। अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन का क्या है, दिन की शुरुआत में जो पहला स्पेसिमेन होता है यूरिन का उसको कलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ लोएस्ट पीएच, इसका जो पीएच होता है वो लोएस्ट होता है, एंड द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिमेन, और ये स्पेसिमेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रैंडम स्पेसिमेन के बारे में बात करें तो स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम, दिन में कभी भी ले लीजिए, इसीलिए इसको हम रैंडम स्पेसिमेन बोलते हैं। देन वी हैव पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उसके 2 घंटे बाद जब हम सैंपल लेते हैं, दैट इज नोन एज पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। इसको ज़्यादातर ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। Then we have 24 hours specimen. So specimen obtained within 24 hours. So for 24 hours का specimen क्या होता है, जब 24 घंटे में जितना भी यूरिन सैंपल आ रहा है has to be collected. Then there is a midstream urine specimen. Midstream urine specimen में देख लीजिए, a specimen obtained from the middle part of the urination. urination का जो middle part है तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो फ्लश आउट करते हैं, देन उसका जो मिडल पोर्शन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है ना कि बैक्टीरियल फ्री नॉन कंटामिनेटेड सैंपल कलेक्ट होता है। सो इसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, करते हैं, एंड इसके लिए जो हम बॉटल्स यूज़ करते हैं वो स्टेराइल कलेक्शन बॉटल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यूरिन स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सो ऑल द स्पेसिमेंस
For routine urine examination should be examined within 1 hour of collection. सो जब हम रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, सो उसके लिए क्या है कि जब आप कलेक्शन करते हो, कलेक्शन करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एग्जामिनेशन करना चाहिए. व्हेन यूरिन इज केप्ट फॉर लॉन्गर देन आवर, जब यूरिन को हम 1 घंटे से ज़्यादा के लिए प्रिजर्व करते हैं टू प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इट शुड बी स्टोर्ड एट, और हमने 1 घंटे से ज़्यादा के लिए प्रिजर्व करना है और हम ये भी चाह रहे हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा रेफ्रिजरेशन में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे. सम केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द यूरिन फॉर 24 आवर्स. कुछ केमिकल्स होते हैं जो 24 आवर्स के लिए यूरिन के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो वो उसको प्रिजर्व करके रख सकता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl. सो इसमें 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना होता है, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, स्पेसिमेन को 24 आवर्स के लिए प्रिजर्व कर देता है. देन देर इज अ बोरिक एसिड. सो बोरिक एसिड आइडियल होता है यूरिन की प्रिजर्वेशन के लिए, विच मे रिक्वायर्ड बैक्टीरियल कल्चर, जो कि बैक्टीरियल कल्चर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. Then there is a thymol chemicals. So a few crystals of thymol are used to preserve 24 hours of specimen. 24 hours of specimen में thymol crystals को use किया जाता है. It is mainly used for the total protein and creatinine estimation. इसको total protein and creatinine estimation के लिए ज़्यादातर use किया जाता है. So ये तो बात की थी हमने यूरिन सैंपल के बारे में. Now we have the third specimen which is stool specimen, जिसका दूसरा नाम है feces. So ये क्या होते हैं, इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी. जब बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा होता है, सबसे एंड में जो चीज़ निकलती है बॉडी से, दैट इज़ अ फीसिस, दैट इज़ अ स्टूल. सो इट इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टूल इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ फूड रेजिड्यूज. देखिए जो स्टूल होता है वो कैसे बना होता है, नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, फूड के कुछ रेजिड्यूज होते हैं जो कि अनडाइजेस्ट रह जाते हैं. मटेरियल सेक्रेटेड थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल से जो भी मटेरियल सेक्रेट आउट होता है वो भी इसके अंदर मिक्सअप होता है. सो अनडाइजेस्टेड लेफ्ट ओवर जो फूड रहता है वो स्टूल स्पेसिमेन होता है. A stool examination is a series of tests done on a stool specimen to diagnose certain conditions affecting the digestive tract. स्टूल एग्जामिनेशन से क्या पता लगता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसको काम करने से रोक रही हैं, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है. स्टूल के स्पेसिमेन की कलेक्शन देख लीजिए. हमने क्या करना है, मॉर्निंग स्पेसिमेन लेना होता है अबाउट 15 ग्राम. कितना, 15 ग्राम लेना होता है. क्लीन एंड ड्राई कंटेनर में लेना है. We should collect about 15 gram of morning specimen in a clean and dry container. Okay, कंटेनर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम कलेक्शन के लिए. सो देखिए, डिस्पोजेबल विद वाइड माउथ प्लास्टिक और ग्लास बोतल. एक तो वो कंटेनर वाइड माउथ का होना चाहिए, ये जो माउथ है इसका वाइड होना चाहिए, ठीक है, एंड प्लास्टिक या ग्लास बोतल आप ले सकते हो, या फिर वेक्स्ड कार्डबोर्ड बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो. प्रोसीजर देख लीजिए आप इसका. प्रोवाइड द पेशेंट विद स्मॉल वुडन स्टिक. पेशेंट को स्मॉल वुडन स्टिक दे एंड सुटेबल कंटेनर विद अ लीक प्रूफ लिड. एंड कंटेनर दे, सुटेबल कंटेनर दे मतलब कि वाइड माउथ होना चाहिए वो और लीक प्रूफ होना चाहिए. स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्टेड इन द लैब. कोशिश करें कि स्पेसिमेन लैब में ही कलेक्ट किया जाए. एंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, पेशेंट शुड नॉट बी अंडर और टेकन मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 2 weeks बिफोर द स्पेसिमेन कलेक्शन. अगर हमने इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिटेक्शन करना है तो पेशेंट को बोले 2 हफ्ते पहले ही दवाई खाना छोड़ दे, तभी वो हमें डिटेक्ट हो सकता है. Then a morning specimen before the breakfast is most useful for the examination. खाना खाने से सुबह का नाश्ता करने से पहले जो मॉर्निंग स्पेसिमेन हम लेते हैं उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. द स्पेसिमेन मस्ट बी प्रॉपर्ली लेबल्ड आफ्टर कलेक्शन. कलेक्शन के बाद स्पेसिमेन को प्रॉपर्ली लेबल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल द स्पेसिमेन आफ्टर एग्जामिनेशन आर डिस्पोज्ड ऑफ. एग्जामिनेशन करने के बाद सैंपल को डिस्पोज्ड ऑफ अच्छे से करें, ठीक है. नाउ कलेक्शन के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो देखिए. सो प्रिकॉशंस अंडरटेकन ड्यूरिंग कलेक्शन. सो द स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी लेबल्ड विद आइडेंटिफिकेशन नंबर. स्पेसिमेन कंटेनर को आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, एज और टेस्ट के साथ लेबल ज़रूर करें, ठीक है. इट शुड नॉट बी लेफ्ट अनकवर्ड. उसको अनकवर्ड ना रखें, ठीक है, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है. एंड इट शुड बी एग्जाम विद इन 1 hour आफ्टर द कलेक्शन. कलेक्शन करने के 1 घंटे बाद तक या 1 घंटे तक आप इसको एग्जामिन ज़रूर कर लें.
स्पेसिमेन शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली आफ्टर द एग्जामिनेशन, स्पेसिमेन को एग्जामिनेशन के बाद डिस्पोज अच्छे से कर दें। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टूल सैंपल स्पेसिमेन, प्रिजर्वेशन देख लीजिए इसका। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसके अंदर पॉलीविनाइल अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं, 10% फॉर्मेल्डिहाइड सलाइन सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, सोडियम एसिटेट फॉर्मेलिन फिक्सेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। फोर्थ वन विच इज़ बॉडी फ्लूइड। नाउ बॉडी फ्लूइड हमें पता है कि बॉडी फ्लूइड कोई एक टाइप का तो होता नहीं है, बॉडी में बहुत तरीके के होते हैं। सो दीज आर डाइल्यूएंट्स, ये जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है। सो दे आर द डाइल्यूएंट, वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपने अंदर केमिकल्स को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट आर फाउंड इनसाइड सेल, जो कि सेल के अंदर भी पाए जाते हैं और उसके खुद के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन द बॉडी वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। अब बॉडी के अंदर वाटर कैसे मूव कर रहा है, सेल के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर को, उस डाइल्यूएंट्स को, उन फ्लूइड्स को एक्सचेंज होने में हेल्प करती है। सो देखिए ये कौन कौन से होते हैं, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीरस फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। सो जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड्स के 3 टाइप होते हैं। देखिए पहला टाइप होता है जिसको इंट्रा सेलुलर बोल रहे हैं। इंट्रा सेलुलर वर्ड ही बता रहा है ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के विद इन अंदर पाया जा रहा है, इंट्रा इन से पता लग रहा है। देन देयर इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि सेल के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल। एंड देन देयर इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, दैट फिल्स द नैरो स्पेसेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू। ऐसा फ्लूइड जो कि सेल और टिश्यू के बीच का जो नैरो स्पेस होता है उसको फिलअप करके रखता है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सबसे पहले हम CSF के बारे में बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये जो फ्लूइड होता है ये क्लियर होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि फाउंड आउट होता है ब्रेन और स्पाइन कोड के आसपास। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए वॉल्यूम इसका 100 to 2 ml रहता है, 200 ml रहता है। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या है कि पर मिनट 0.3 ml बनता ही बनता है, मतलब कि एक दिन में ये 600-700 ml जनरेट होता है हमारी बॉडी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.005 रहती है। रिएक्शन इसका अल्कलाइन होता है, मतलब कि इसका जो pH है वो 7.3 to 7.4 इन बिटवीन लाई करता है। कॉम्पोजिशन देखिए हम CSF की, तो इसमें देखिए वाटर सब्सटेंस बहुत हाईली होता है एंड सॉलिड सब्सटेंस बहुत कम रहता है। सो जो वाटर सब्सटेंस है वो 99.13% रहता है, रेस्ट ऑफ जो है 0.87% इज अ सॉलिड, जिसके अंदर सेल्स वगैरह आते हैं। अब देखिए जो सॉलिड्स होते हैं, 2 टाइप के सॉलिड्स इसके अंदर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सॉलिड, एक होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है उसमें अमाइनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये सब आते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, बायोकार्बोनेट ये चीज़ें आती हैं। CSF के फंक्शंस देख लीजिए। सो टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। कहाँ किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम द इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे स्पाइनल कोड के आसपास, हमारे ब्रेन के आसपास एज एन कुशन का काम करता है, ठीक है। जब कुशन का काम करता है तो जब हमें इंजरी लगती है, हमें चोट लगती है, तो ये कुशन का काम करता है, बैरियर का काम करता है, तो चोट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है, स्पाइनल कोड तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है। एंड न्यूट्रिएंट्स को लेकर तो जाता है, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अपने साथ लेकर आता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द हेड एंड द अराउंड द स्पाइनल कोड। हेड के आसपास और स्पाइनल कोड के आसपास जो इंस्टेंट प्रेशर रहता है, जो कांस्टेंट प्रेशर रहता है, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इट कीप्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मॉइस्ट। अब क्योंकि ये लिक्विड चीज़ है तो ये मॉइस्टनेस भी प्रोवाइड करती है। कहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जहाँ पर ये रह रहा है, मतलब स्पाइनल कोड एंड ब्रेन को ये मोस्ट कंडीशन को प्रोवाइड करता है। CSF की कलेक्शन देख लीजिए आप। वैसे तो CSF कलेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो मेनली मेथड यूज़ किया जाता है उसका नाम है लंबर पंक्चर मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी सेफ भी रहता है। सो द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड बाय अ फिजिशियन, फिजिशियन ही सैंपल को कलेक्टेड करता है, या फिर स्पेशली ट्रेंड टेक्नीशियन और नर्स। सबसे पहले पेशेंट का क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाई करने के लिए, लेटने के लिए, योर साइड विद योर नीज पुल्ड अप टुवर्ड्स द चेस्ट एंड चिन।
हमने कैसे लेटना है कि हमारे जो नीज हैं वो हमारी चेस्ट की तरफ, हमारी चिन की तरफ, चेस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, सो दैट जो हमारा बैक का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। एंड या फिर आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपका हेड फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ, तो पीछे का पोर्शन हमारा अच्छे से निकल के आएगा। आफ्टर द बैक इज क्लीन, उसके बाद हमने बैक को क्लीन करना है। द हेल्थ केयर प्रोवाइड्स विल इंजेक्ट अ लोकल नंबिंग मेडिसिन, जो कलेक्ट कर रहा है सैंपल वो आपको लोकल नंबिंग मेडिसिन मतलब कि एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेगा लोअर स्पाइन में। अ sterile lumbar puncture needle is inserted, lumbar puncture needle लेंगे, उसको इंसर्ट करते हैं हमारे लंबर में, फिफ्थ और फिफ्थ वर्टिब्रा में, और 4 से 5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना होता है। जैसे ही एक बार निडल पोजीशन करेगी, सीएसएफ प्रेशर की वजह से जो सीएसएफ है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा निडल के अंदर, ठीक है, सिरिंज के अंदर। द निडल इज रिमूव्ड, उसके बाद सैंपल कलेक्शन के बाद निडल को रिमूव करें, एरिया को क्लीन करें एंड बैंडेज अप्लाई करें, ठीक है। निडल साइट यू मे बी आस्क्ड टू रिमेन लाइंग डाउन फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द कलेक्शन, और पेशेंट को बोले कि थोड़े टाइम के लिए लेटे रहें, ठीक है, सो दैट सब कुछ स्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से आप सीएसएफ कलेक्शन कर सकते हैं। प्रिकॉशंस देख लीजिए इसके लिए। द कलेक्शन सीएसएफ स्पेसिमेन मस्ट बी एग्जामिन इमीडिएटली एटलीस्ट विद इन 1 आवर ऑफ द कलेक्शन, सैंपल के कलेक्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर एग्जामिनेशन कर लें। द स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर बैक्टीरियल कल्चर शुड नॉट बी स्टोर्ड, अगर बैक्टीरियल कल्चर के लिए आप स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको स्टोर ना करें रेफ्रिजरेटर पे, क्योंकि जो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस होता है ना वो कोल्ड की वजह से मर जाता है। सेल्स आर रैपिडली लाइज्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ के कलेक्शन के बाद जो सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बहुत जल्दी मरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सीएसएफ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्रोसेस करना शुरू कर दें। द स्पेसिमेन इज डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट, अब हमें पता है कि स्पेसिमेन ब्लड तो है नहीं, तो ये डिफ़िकल्ट है कलेक्ट करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द स्पेसिमेन केयरफुली एंड इकोनॉमिकली, तो आपको स्पेसिमेन को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। नाउ देन वी हैव द सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड के अंदर देखिए 3 फ्लूइड्स आते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, देन वी हैव पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात करें, सो जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट रहता है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा, प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं ऐसे, और इसके अंदर जो होता है वो प्लूरल फ्लूइड होता है। ये जो प्लूरा होता है ये मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जो लंग के सराउंडिंग्स होती हैं, 2 लेयर होती हैं, ठीक है, लंग्स के सराउंडिंग, ये प्लूरा लेयर्स होती हैं, ठीक है, एंड ये सिक्रेट आउट करती है इस स्पेसिमेन को, इस प्लूरल फ्लूइड को, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, द एरिया ऑफ लंग्स, दैट मीन्स बेसिकली ये जो फ्लूइड होता है ये लंग्स के आसपास रहने वाला फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। द एरिया इन द लंग्स दैट कंटेन प्लूरल फ्लूइड इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। उसके बाद प्लूरल फ्लूइड का जो एरिया होता है जहाँ पर प्लूरल फ्लूइड रहता है उस एरिया को हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड बहुत कम अमाउंट में रहता है, कितना 10 to 20 ml रहता है। कलेक्शन देख लो आप प्लूरल फ्लूइड की। पेशेंट शुड बी डायरेक्टेड टू साइट ऑन द एज ऑफ द चेयर और ऑन बेड विद हिज हेड एंड आर्म्स रेस्टिंग ऑन द टेबल। सो पेशेंट को हम लिटा भी सकते हैं, पेशेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि आप चेयर पे बैठ जाए, लेकिन जो उसकी सर है वो इस तरीके से होना चाहिए, रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। क्लीन द स्किन, अब हमने क्या करना है, स्किन को क्लीन करना है, ठीक है, जहाँ पे इंसर्शन करना है हमने, मतलब जहाँ पे हमने निडल को डालना है वो एरिया क्लीन कर लें, ठीक है। उसके बाद अ लोकल पेन किलिंग मेडिसिन, लोकल पेन किलिंग मेडिसिन मतलब एनेस्थीसिया को अप्लाई किया जाता है स्किन में, विच इज़ स्टिंग अ बिट, जो थोड़ा सा आपको हरकत देता है, बट ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड, लेकिन कुछ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नम कर देता है। द थोरेंसेंटेसिस निडल, अब थोरेंसेंटेसिस निडल होती है वो यूज़ की जाती है कलेक्शन के लिए, और उसको इंसर्ट किया जाता है पॉकेट ऑफ द फ्लूइड में, ठीक है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे सो जो सैंपल है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। कलेक्शन के बाद आपने क्या करना है कि बाहर निकालो निडल को, एंड उसके बाद ऊपर से कॉटन रख के उसको अच्छे से दबा दें, ठीक है। अब देखिए जब कलेक्शन कर रहे होते हैं ना हम सैंपल का, तो उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को खांसी आए, कफ आए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि जो लंग्स होता है वो एक्सपेंड होना शुरू होता है जब हम कलेक्शन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर से हम सैंपल ले रहे हैं, तो इस वजह से ये होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। स्टोरेज हम इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। देन वी हैव द सेकंड फ्लूइड विच इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड साफ पता लग रहा है हार्ट के सराउंडिंग्स में होता है,
द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। जो हमारा हार्ट होता है ना वो कवर होता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से। ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है वो पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मली पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इनको हम नॉर्मली पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड की सिक्रेशन के लिए। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सीरस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सीरस लेयर्स। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो सीरस फ्लूइड होता है, जो कि सीरस लेयर से प्रोड्यूस होता है। ये जो सीरस लेयर होती है वो पेरिकार्डियम की होती है, ठीक है। एंड जहाँ पर ये सैंपल रहता है, जहाँ पे ये फ्लूइड रहता है, उस एरिया को हम पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। In a healthy adult, there is up to 50 ml of clear straw and colorless fluid is present. Healthy person के अंदर 50 ml का clear straw और colorless fluid present रहता है। Normally, only a small amount of fluid is present because normally बहुत कम amount में sample रहता है, present रहता है fluid, क्योंकि इसका जो rate of fluid का production and absorption वो equal है। जितना amount of production होगा उतना amount of साथ के साथ absorb भी हो रहा है, इसलिए बहुत कम amount में ही रहता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शंस देख लीजिए। द फ्लूइड एक्ट्स एज हार्ट पंप। ये क्या करता है? हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है और द मूवमेंट ऑफ हार्ट मूवमेंट में, एंड फ्रिक्शन को बचाता है ये, ठीक है, जब हार्ट पंप करता है ब्लड के लिए। कलेक्शन की बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड में, तो सबसे पहले हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन मतलब इस वाली पोजीशन में लेटाना है। स्किन को स्टेराइज कर ले, लोकल एनेस्थीसिया दे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 16 to 20 गेज निडल यूज़ करनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एनाटॉमिक लैंडमार्क्स। एनाटॉमिक लैंडमार्क्स के थ्रू आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे हमें निडल को इंसर्ट करना है। निडल को इंसर्ट करने के लिए हमें 30 to 45 डिग्री का एंगल यूज़ करना होता है। ये हम नहीं करते हैं, स्पेशलाइज डॉक्टर करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट दी निडल टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर की तरफ किया जाता है क्योंकि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड रहता है। एस्पिरेट ड्यूरिंग इंसर्शन। इंसर्शन के दौरान ही एस्पिरेट करते हैं हम सैंपल को। वंस फ्लूइड इज एनकाउंटर्ड, जब एक बार फ्लूइड ले लें तो स्टॉप द एडवांसिंग निडल, और निडल को स्टॉप कर दें एंड कंटिन्यू एस्पिरेशन स्टॉप कर लें, ठीक है। लीव द निडल इन द प्लेस एंड सिक्योर इट। निडल को निकाल दे प्लेस से एंड उसको सिक्योर कर दे, ठीक है। इस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगे। प्रिजर्वेशन कैसे करना है? सो 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्टेड इन अ रेड और ग्रीन टॉप हेपेरिन ट्यूब फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। रेड या ग्रीन टॉप वाइल में हेपेरिन ट्यूब में ले लें फॉर द एस्टिमेशन, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। ईडीटी ट्यूब में आप ले सकते हो सेल काउंट के लिए। स्टेराइल कंटेनर यूज़ करना है अगर माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड साइटोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो हमने 200 to 500 ml फ्लूइड लेना है, क्लियर कंटेनर में हम ले लें, ठीक है। उसके बाद वी हैव द पेरिटोनियल फ्लूइड विच इज थर्ड फ्लूइड। सो पेरिटोनियल फ्लूइड इज ए लिक्विड मेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज अ पेरिटोनियल कैविटी। नॉर्मली पेरिटोनियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोथेलियल सेल्स इन पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो होता है वो लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर जो मेसोथेलियल सेल्स होते हैं उसके थ्रू ये पेरिटोनियल फ्लूइड बनाया जाता है, प्रोड्यूस होता है। हेल्दी पर्सन के अंदर ये 50 ml का रहता है, क्लियर स्ट्रे और कलरलेस फ्लूइड रहता है ये। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन। ये हमारे इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर अप करके रखता है। एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इज कॉल्ड एसिस्टिस। अगर पेरिटोनियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसको हम एसिस्टिस के नाम से जानते हैं, इसको इसलिए हम एसिस्टिक फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव द अनदर फ्लूइड विच इज साइनोवियल फ्लूइड। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में पाया जाता है, मतलब कि जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जितना भी फ्लूइड पाया जाता है दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड। जैसे हमारी रिस्ट हो गई, एल्बो हो गया, नीज हो गई, ठीक है, सो एंकल्स हो गए, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड को दूसरा नाम हम जॉइंट फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये थिक फ्लूइड होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है। द फ्लूइड कुशन्स द एंड ऑफ बोन्स, ठीक है, एंड रिड्यूस फ्रिक्शंस। जो फ्लूइड है हमारी बोन के एंड में रहता है, जॉइंट्स में रहता है, वहाँ पे कुशन की तरह काम करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है जब हम मूव करते हैं, ठीक है। अ साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस इज यूज्ड टू हेल्प डायग्नोज द कॉज ऑफ जॉइंट पेन्स एंड इन्फ्लेमेशन। साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस क्यों करना है हमें? ताकि हमें ये पता लगे कि जॉइंट्स में पेन क्यों हो रहा है या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो क्यों है। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन के लिए, एंड सिक्रेटेड इनटू द जॉइंट कैविटी, एंड वो सिक्रेट होता है हमारी जॉइंट कैविटी के अंदर।
अगर हम साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट के फंक्शंस के बारे में बात करें तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, ये हमारे जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? एज एन लुब्रिकेंट वर्क करता है। लुब्रिकेंट की तरह वर्क करना मतलब कि क्या है? ऑयलिंग की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम मेटल की कोई चीज़ के साथ काम करते हैं, जो मेटल के हमारे मशीन्स है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, वो एज एन लुब्रिकेंट वर्क करते हैं ताकि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, स्मूथ मूवमेंट रहे। तो ये एज एन लुब्रिकेंट वर्क करते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को जॉइंट की मूवमेंट के दौरान, ताकि हमारी जो बोन्स है वो सेफ रहें। शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं, सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को। सैमिनोवियल फ्लूइड की कलेक्शन देख लीजिए आप, ये सिरिंज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जिस प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है इसको अर्थोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि जॉइंट एस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। द फ्लूइड इज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। फ्लूइड को एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में दिया जाता है। स्टोरेज हम इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। इसमें हम एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं, ईडीटी और हेपारिन। नाउ वी हैव द सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये एक ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है दैट मे कंटेन स्पर्मेटोजोआ, जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआज होते हैं, ठीक है। इट इज सेक्रेटेड बाय सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल। मेल के सेक्सुअल ऑर्गन से ये सेक्रेट आउट होता है, एंड फीमेल का जो ओवा होता है उसको ये फर्टिलाइज करता है। सेमिनल फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज सीमन। सेमिनल फ्लूइड को हम सीमन के नाम से भी जानते हैं। पर्पस क्या है टेस्ट करने का? क्यों हमें इसे टेस्ट करना है? इससे हम फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं वो देख सकते हैं। डिटरमाइन द सस्टेबिलिटी ऑफ सीमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ आईएफ आईवीएफ। आईवीएफ आपने सुना होगा, इन प्रोसीजर के लिए भी इनकी डिटेक्शन की जाती है। सैंपल कलेक्शन देख लीजिए। अ पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट सीमन आफ्टर 3 days ऑफ सेक्सुअल अब्सिस्टेंस। पेशेंट को बोला जाता है कि 3 days आपने सेक्सुअल अब्सिस्टेंस रखना है एंड उसके बाद सैंपल कलेक्ट करके दें, तो वो कंसंट्रेटेड रहता है। द सेपरेट सैम्पल्स ऑफ एटलीस्ट 7 days अपार्ट शुड बी एनालिसिस। सेपरेट सैंपल भी लें, मतलब 2 फ्लूइड तो लें कम से कम। द ड्यूरेशन ऑफ अब्सिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। जो सेक्सुअल अब्सिस्टेंस है उसका जो ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए जब तक आप सैंपल दे रहे हैं। प्री वार्म 24 डिग्री सेल्सियस, स्टेरिलाइज नॉन टॉक्सिक वाइड माउथ कंटेनर में हमें इसे यूज करना है, लेना है। प्रिकॉशन देख लीजिए आप, इसमें हमने हैंड को अच्छे से वॉश करना है सोप के साथ एंड लेट देम ड्राई, एंड उसके बाद ग्लेंस एंड द पेनिस शुड बी क्लीन विद अ वेट पेपर टॉवल। पेनिस को अच्छे से साफ करें वेट पेपर टॉवल से, एंड कीप द सैंपल एट द बॉडी टेम्परेचर, नो सनलाइट। और जो सैंपल है उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखें, सनलाइट के आसपास ना रखें, ठीक है, उसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ विल बी अफेक्टेड, ठीक है, तो उसका रेट नहीं अच्छे से आएगा। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाले स्पेसिमेंस के बारे में पढ़ा, जो कि यूरिन था, ब्लड था, स्टूल था, अदर बॉडी फ्लूइड्स थे, ठीक है। सो इसमें हमने कलेक्शन देखी, उनका यूज़ देखा, हाउ वी कैन प्रिजर्व दैम, ठीक है। सो आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मटेरियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड शेयर करें वीडियो को साथ में अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर एंड नेक्स्ट वीडियोस का। एंड गाइज, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।